आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। क्योंकि विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न यूट्यूब चैनलों से और खुद शिक्षा सेवा चयन आयोग से यह संकेत मिलता हुआ दिख रहा है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन था उसका एग्ज़ाम दिसंबर के अंतिम दिवस या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में कराए जाने की संभावना दिख रही है। तो ऐसे में चूँकि टीजीटी आर्ट के सबसे अधिक छात्र हैं, सबसे अधिक लोगों ने टीजीटी आर्ट का फॉर्म फिल किया है, तो मैंने उन सभी प्रतियोगी साथियों के लिए, उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए अपना हैंड नोट्स लेकर आया हूं। यह हैंड नोट्स टीजीटी आर्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि पीजीटी आर्ट के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज चूँकि आज की यह पहली क्लास है और यह पहला वीडियो है, पहला नोट्स है, तो इसे हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। और आज हम भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र के प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह नोट्स है और इस नोट्स में प्रश्न और उत्तर के बजाय वन लाइनर नोट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो, जहां इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए विभिन्न पूरा वस्तुओं पर निर्भर हो। उस अवस्था को या उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रागैतिहासिक काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल क्या था? 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। हालांकि यह जो तिथि है या जो समय है, इसमें बहुत मतभेद हैं। विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में, विभिन्न इतिहास के किताबों में अलग अलग तिथि दिए गए हैं। फिर भी प्रागैतिहासिक कला की दृष्टि से हम इसका समय निर्धारण कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो समय निर्धारण है वह 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल का समय निर्धारण क्या है? तो मध्य पाषाण काल का समय निर्धारण है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और उत्तर या नवपाषाण काल का समय निर्धारण क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। 3,000 ईसा पूर्व के बाद भारत में आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो जाता है। तो 3,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व का जो काल है वह उत्तर नवपाषाण काल है। ठीक है, चलिए
अब आगे हम चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल के एक सामान्य परिचय पर। पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? अपने से प्रश्न बनाइए। जब तक आप स्वयं से प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी इतिहास को तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इतिहास के किसी भी तथ्य को आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते। इसलिए आप स्वयं से प्रश्न बनाइए। जैसे हमने तो इसे नोट्स लिखा है, तो हम यहाँ प्रश्न उत्तर पहले ही बताए हैं कि कम प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो जैसे पूरा पाषाण काल, इस युग का मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। तो पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में, प्राकृतिक गुफाओं में कह सकते हैं। और इस काल का मानव कैसा औजार बनाता था? तो इस काल का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाता था। मोटे व भद्दे औजार बनाता था। पूरा पाषाण काल की नींव किसने डाली थी? तो सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश भूवैज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थल से हैंडेक्स, जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, खोजकर पूरा पाषाण काल की नींव डाली थी। यह प्रश्न आप अपने से बना सकते हैं और इन प्रश्नों को पूछा जाता है। अब जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अब ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब जनक कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के मनुष्य को क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। यह भी एक अलग तथ्य है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए, मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर कला 25,000 ईसा पूर्व के चित्र किसने खोजे थे? तो प्रोफेसर DPS दारिकेश ने खोजे थे। यह प्रश्न UGC नेट विजुअल आर्ट में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल के लोग चित्रों में किस तरह के रंग का प्रयोग करते थे, या सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किए हैं? तो पूरा पाषाण काल के अधिकांश चित्रों में लाल रंग या गेरू का प्रयोग किया जाता था। इतना क्लियर है। पूरा पाषाण काल से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अब चलिए मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के एक सामान्य परिचय पर हम चर्चा करते हैं कि मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल या संधि काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है, इसलिए इसे संधि काल या संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। छोटे पत्थरों के प्रयोग के कारण इस काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो लघु पाषाण काल इतिहास के किस काल को हम कहते हैं? तो लघु पाषाण काल मध्य पाषाण काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो औजार होते थे वे बहुत ही छोटे होते थे। छोटे पत्थरों के प्रयोग के कारण इस काल को लघु पाषाण काल कहते हैं।
इस काल के मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। किस काल के मानव ने औजारों को अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान किया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह मध्यपाषाण का। इस काल के मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने में आद्य सफलता प्राप्त की थी। पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे मिट्टी का बर्तन बनाने में, लेकिन काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की थी। भारत में मध्यपाषाण काल की नींव किसने डाली थी? तो भारत में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1867 ईस्वी आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 1857 है। तो भारत में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजकर मध्यपाषाण काल की नींव डाली थी। इतना क्लियर है। यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो अगर आप इन प्रश्नों को देखकर, इन उत्तरों को समझकर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हम आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि TGT आर्ट को कंप्लीट करने के लिए या TGT आर्ट को क्वालिफाई करने के लिए किन पुस्तकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, किन पुस्तकों को हम पढ़ें जिससे हमें हमारा TGT आर्ट निकल जाए। हम इसके विषय में एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए यह नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे। अब हम नवपाषाण काल के कुछ सामान्य प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो नवपाषाण काल का मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि किस काल का मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ किया, किस काल का मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल का। किस काल के मानव को पशुपालन व कृषि के बारे में जानकारी हो गई थी? तो किस काल के मानव को पशुपालन व कृषि के बारे में जानकारी हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण का। किस काल के मानव ने कलात्मक मनकों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था? मध्यपाषाण काल में जो मनका या मिट्टी की जो बर्तन बनाए मध्यपाषाण के काल के लोग बनाने की कोशिश में आधी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन नवपाषाण काल के लोगों ने मनकों का निर्माण कलात्मक रूप से प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस युग का गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है। यह विजुअल आर्ट में पूछा गया था प्रश्न। किस काल में पालिश किए यंत्र भी मिले हैं? मध्यपाषाण काल में भी पालिश किए यंत्र मिले हैं, लेकिन बहुत कम। और पूर्ण रूप से विकसित जो पालिश कृत यंत्र मिले हैं वह नवपाषाण काल में। चलिए, नवपाषाण काल की नींव किसने डाली थी? तो नवपाषाण काल की नींव भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से नवपाषाण उपकरण की खोज कर इस काल की नींव डाली थी। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे जो कि प्रश्न उत्तर की शैली में होंगे। चलिए, तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की
खोज की थी। काकबर्न और कार्लाइल ने सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजा था। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? देखिए, आगे के प्रश्नों का उत्तर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर में हुई थी। किसने की थी? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो आर्चीवाल्ड, कार्लाइल व काकबर्न ने 1880 ईस्वी में की थी। ठीक है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 7000 वर्ष का। हालांकि कुछ स्रोतों में या कुछ पाठ्य पुस्तकों में 5000 वर्ष भी बताया गया है। चलिए, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से मिले हैं। ठीक है, चलिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी के हथनौर नामक स्थल से मिलता है, जिसकी खोज अरुण कुमार सोनकिया ने किया था। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया था। ठीक है, चलिए आगे। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के उपकरण सोहन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान में मिलते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव था शिकारी और खाद्य संग्राहक। ध्यान दीजिए कि पूर्व पाषाण काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक भी था। अब आप इसे ऐसे ना समझिए कि पूर्व पाषाण काल का मानव इतना विकसित हो चुका था कि उसने खेती प्रारंभ कर दी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। खाद्य संग्राहक का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वह भोजन के लिए जो वृक्षों से फल प्राप्त होते थे उन पर तथा अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा मारे हुए शिकार किए हुए जानवरों के मांस पर निर्भर रहता था। तो पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वह खाद्य संग्राहक कैसे बना? क्योंकि पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वह गुफाओं में रहता था। वह कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस खाने के बाद उसका पेट जब भर जाता था तो जो मांस बचता था उसे लाकर वह गुफाओं में रख देता था अगले दिन के लिए। तो इसी तरह से इस काल के मानव को खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता मानव कौन था? तो उपकरण निर्माता मानव प्लाइस्टोसीन कालीन मानव था। प्लाइस्टोसीन कालीन मानव उपकरण निर्माता मानव था। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। इसी कारण पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइटी मानव भी या क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। तो पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार हैंडएक्स, क्लीवर और स्क्रैपर थे। ठीक है। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा जो है वह बेलन घाटी से प्राप्त हुई है।
पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा में निवास करता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन प्रयोग पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। प्रयोग करना मानव ने कब सीखा था? आगे बताएंगे। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किस मानव ने किया था? तो अग्नि के प्रयोग का आविष्कार पिथिकेंथोपस पेकिनेंसिस मानव ने किया था। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? हमने अभी बताया, माइक्रोलिथ, छोटे औजार थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागौर। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यह पशुपालन का केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे। सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो समाधान की दाह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू की गई थी। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल, जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो उसका उत्खनन कार्य एच.डी. संकालिया ने करवाया था। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। आगे हम इन फ्यूचर में एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और उसमें मैं अपने सारे पीडीएफ अपलोड करूंगा। लेकिन जब तक अपलोड नहीं कर रहा हूं तब तक आप लोग इसे नोट करते चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आप उसे पढ़ कर नोट करेंगे तो याद भी होते जाएंगे, इसलिए आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने प्रारंभ हुए? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलने आरंभ हुए। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा से मिला है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। ये दोनों जो थे, ये दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल थे। चलिए आगे। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। नवपाषाण कालीन मानव किस तरह के हथियारों का प्रयोग करता था? तो यह पालिशदार पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, गड्ढा घर जिसको भूमिगत घर कहते हैं, वह कहाँ से मिले हैं? वह बुर्जहों और गुप्त कराल से मिले हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? चिरांद से पाए गए हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नोट करते चलिए, तभी आप लोगों के लिए यह आसान रहेगा। कहाँ के कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो यह बुर्जहोम में, यह घटना बुर्जहोम में घटती थी। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी? नवपाषाण काल के। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था?
नवपाषाण काल। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डी हवा से। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया था? नवपाषाण कालीन मानव। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? नवपाषाण कालीन मानव ने। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेल्लारी। यहाँ बेल्लारी हो गया, बेल्लारी होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड राइटर, जो कुछ किताबें हैं और उनके लेखक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, 7-8 प्रश्न होंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। हमने अपना हैंड नोट्स बनाया है। इस हैंड नोट्स में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे द्वारा लिखे गए इस नोट्स को अगर पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपका 95% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगॉट की है। स्टुअर्ट पिगॉट एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे और अपनी पुस्तक को 1950 ईस्वी में प्रकाशित किया था। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक किसकी है, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? तो यह जगदीश गुप्त की पुस्तक है। यह जगदीश गुप्त की पुस्तक है। इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्ट भी पूछा जा सकता है, या प्री हिस्टोरिक चलिए आगे। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक D.H. गार्डन की पुस्तक है और इसे D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए आगे। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो यह एलन हॉटक बाड्रिक का है। A.H. बाड्रिक का यह पुस्तक है और उन्होंने इस पुस्तक को 1958 ईस्वी में प्रकाशित किया था। आवर हेरिटेज इन आर्ट के रचयिता कौन है? तो आवर हेरिटेज इन आर्ट के रचयिता असित कुमार हालदार हैं। यह एक बंगाल शैली के कलाकार थे, चित्रकार थे। और उसके बाद है इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक पर्सी ब्राउन की है, जिसे 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था। मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के रचयिता हैं O.C. गांगुली। ठीक है, चलिए। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक N.C. मेहता हैं। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक N.C. मेहता हैं। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो हिमालयन आर्ट के लेखक J.C. फ्रेंच हैं। तो आज के लिए
हमने इतने ही पॉइंट्स आप लोगों के बीच लाए थे। हमने पहले ही कहा था कि यह बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आज का यह पहला वीडियो है और हैंड नोट्स का यह पहला वीडियो है, तो इसलिए हम आज कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य लाए थे। आज हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। और जितने भी कंटेंट YouTube पर फालतू चीज़ें देखने के लिए ना बैठे। YouTube पर आप अपने भविष्य से संबंधित कंटेंट देखने का प्रयास करें, क्योंकि आप TGT आर्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो TGT आर्ट ऐसे ही नहीं निकलेगा जब तक उसके लिए एक विधिवत योजनाबद्ध तरीके से आप उसका तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारा यह हैंड नोट्स है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।